टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूं और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम मैथ के महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटेट के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आज मैं लेकर आपके लिए आया हूं, जो कि सीटेट दिसंबर 2021 में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उससे संबंधित जो पूछे गए थे वह सभी प्रश्नों का इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। हमारा टारगेट है दिसंबर 2022 में जो सीटेट होनी है उसमें आप सभी लोग 120 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए आप एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करें, अपना कंटेंट भी पढ़ें और टेस्ट भी लगाएं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखते रहें, जिससे आपको यह पता चलते रहेगा कि पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे वह किस आधार पे थे और उसमें कितना कठिन सवाल पूछे गए हैं, और आप उस अनुसार अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो आज हमने गणित एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम और भी करवा चुके हैं और हम CDP, मैथ और EVS इस दोनों का हम जो है सो सभी का करवा रहे हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ हमारी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यह जो मैथ है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। CDP पेपर 1 और पेपर 2 1 और 2 दोनों में आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस सेशन में जुड़ सके और इस डिस्कशन को देख सके। और कमेंट करके हमें बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है आप हमें इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए हम मैथ के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करते हैं। आज का यह काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल जो सीटेट में पूछे जाते हैं उसका इसमें संग्रह लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, अर्थात लड़का का जो संख्या है वह लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, 111 जो है सो वह अधिक है। तो आपको बताना है कि विद्यालय के सभागार में लड़के कितने थे। तो यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या यह दिया गया है 2/7, अर्थात कुल अधिभाग 7 भाग है। कुल संख्या जो है सो 7 भाग है, तो इसमें लड़कियां 2 भाग है। तो आपको लड़का का संख्या यहाँ से पता चल जाएगा। यदि आप 7 से 2 को घटा लेते हैं तो 5 आता है। तो 5/7 भाग जो है वह लड़का होगा। आपको यदि 2/7 भाग लड़कियों की संख्या दिया गया है, तो यदि 2 को इस 7 से हम माइनस कर लेते हैं तो 5/7 भाग जो होगा वह लड़का का संख्या होगा। अब हम जो है हमें लड़का का संख्या 5/7 भाग मिल गया।
तो लड़का जो है वह है 5/7। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या, लड़का का जो यह संख्या है लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, अर्थात लड़की की जो संख्या है 2/7, इससे यह 111 अधिक है, अर्थात लड़की जो है यह लड़का से 111 कम है। तो यदि इधर लड़की में हम 111 जोड़ देते हैं तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और जब आप इस तरह से इक्वेशन बनाना जब आप सीख लीजिएगा तब आपको प्रश्न बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 5/7 इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। 2/7 बराबर 111। अब हम इसको लॉस ऑफ 7 इसका आएगा, तो 5 - 2 बराबर 111, अर्थात 3/7, 3/7 बराबर 111। अब जो होगा हमारा 3/7 बराबर 111 है। तो यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे। तो 111 गुना ई जो है सो यदि उधर भेजते हैं तो उल्टा हो जाएगा, 7/3, 3/7 उस उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से हम इसको काट देंगे, 3 तिये 9, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 21, 7 तिये 21, अर्थात 37 गुना 7। तो यह टोटल आ जाएगा आपका लड़का और लड़कियों की संख्या। तो 37 सत्ते 7 सत्ते 49, बाकी 4, 7 तिये 21, 4 25। तो कुल जो है सो कुल छात्र आपके यहाँ जो है सो वह 259 है। अब आपको इसमें बताना है कि सभागार में लड़के जो थे वो कितना थे। सभागार में जो लड़का था उसकी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो लड़का का जो संख्या है, लड़का का संख्या 5/7 है। तो कुल जो है उसका लड़का का संख्या 5/7 है। तो आपको लड़का का संख्या यहाँ से निकालना है। लड़का बराबर 5/7 टोटल का है 259। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 37 आ जाएगा। 37 पचे 37 पचे होगा, यहाँ पे 37 पचे हो जाएगा, 7 पचे 35, 185। तो यह जो होगा यह लड़का का संख्या हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कितने लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या 2/7 है, तो कुल 7 है जिसमें लड़कियां 2 हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 5/7 भाग जो होगा वह लड़का का हो जाएगा। अब लड़का का 5/7 है और लड़की का जो संख्या है उससे लड़का का संख्या 111 अधिक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना के यदि सॉल्व करते हैं तो आपको कुल संख्या आ जाता है 259। अब हम इससे लड़का का संख्या निकाल लेंगे जो कि 185 है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। 97 में जो है तो दहाई कितनी है। तो 97 आपने इकाई और दहाई पढ़े होंगे। तो यह जो है 90 अर्थात 9 × 10 प्लस 7 × 1, यह दहाई के स्थान पे है और यह इकाई के स्थान पे है। तो यहाँ पे जो इकाई है वह 7 है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आज के जो सेट में मैंने सवाल दिया है
वह सभी काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आप यदि उसको सावधानी पूर्वक समझ लेते हैं तो फिर आपको मैथ में इतना मज़ा आने लगेगा कि फिर आपको यह नहीं लगेगा कि मैथ भारी है। और दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगता है आप लाइक करके और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सके। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो एक जो है विभाजक के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इस पे हम इसको बैठा देंगे, आपको आसानी से आपके सवालों का आंसर मिल जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि यदि शेषफल 6 है तो शेष के नीचे हम 6 लिख देते हैं। अब कह रहा है प्रश्न में कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, अर्थात भागफल जितना होगा उसका 6 गुना भाजक है और शेषफल जितना है उसका 2 गुना है। तो शेषफल आपका 6 है तो इसका 2 गुना हो गया भाजक। अब कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, तो यह 6 गुना है, अर्थात भागफल यदि 2 है तो 2 का 6 गुना करते हैं तो यह 12 जो है यह आपका भाजक हो गया और 6 शेषफल का 2 गुना हो गया। यहाँ आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 दूना 24 जोड़ 6 बराबर 30 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह काफ़ी आसान तरीका से हमने आपको बना दिया। लेकिन यहाँ पे यदि आप इसको नहीं समझ पाइएगा कि यहाँ पे यह क्या कर रहा है, आपको शेषफल दिया हुआ रहेगा हर कंडीशन में और आपको भाज्य निकालना है। तो टोटल जो भाज्य आ गया वह 30 आ गया आपका आंसर। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह आपको सभी शिफ्ट में यहाँ से आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ आप इस फॉर्मूला को एक बार याद कर लीजिए और यहाँ पे शेष दिया हुआ रहेगा, उसको आप अपने प्रश्न के अनुसार जो दिया रहेगा उस अनुसार सेट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब है अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या तो यह होता है 1000, क्योंकि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद आता है 1000 जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आपको कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यह आपका जो है वह 99 है। तो आपको कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बोल रहा है उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 99 है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 1000 है। अब हम इसको हम घटा लेते हैं। 1000 में से 99 हम माइनस कर लेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में से 9 गया, 0 बचा और यह 10 था, 1 इसको दिया था, 9 बचा, अर्थात 901 आपका
आंसर हो जाएगा। आप जल्दीबाजी में यहाँ पे 991 या 900 नहीं मार दीजिएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको जितनी भी संख्या है उसकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे यदि 3 अंक की तो 3 × 9 होगा। यदि आपको 4 अंक की पूछे तो 4 × 9 होगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और छोटी संख्या जितना पूछे तो वह 1 पे उतना शून्य होगा। यदि 4 अंक का था तो इतना था, यदि 5 अंक का रहेगा तो हम 1 और 4 शून्य दे देंगे। यदि 6 अंक की छोटी संख्या कहेगा तो हम 1 पर 5 शून्य दे देंगे। यह आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो यह आपको जब तक पता नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे नहीं बना पाइएगा। अब है, एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य इस प्रकार है। आंवला का मूल्य 120 रुपया पर केजी, यहाँ पे लिखा हो मूल्य प्रति किलोग्राम में। बैगन 60 रुपया प्रति केजी, भिंडी 45 रुपया प्रति केजी, आलू 38 रुपया प्रति केजी, टमाटर 42 रुपया प्रति केजी और प्याज 22 रुपया प्रति केजी। अब यहाँ पे बोला है कि रामू ने 250 ग्राम आंवला लिया, 250 ग्राम आंवला लिया। तो 250 ग्राम होता है जो कि केजी का चौथाई भाग होता है, 1/4 होता है। मूल्य 120 रुपया है, 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, आपका 30 रुपया इसका मूल्य हो गया। अब कहता है 3/4 केजी बैगन लिया, 3/4 केजी बैगन लिया। तो आप इसको 3/4 और इसका जो मूल्य है उससे आप गुना कर दीजिए। तो 4, यह हो गया 15, 15 तिया 45 रुपया, ये हो गया। अब है 1 केजी भिंडी लिया, 1 केजी भिंडी लिया। तो 1 केजी भिंडी का मूल्य है 45 रुपया। अब आलू जो है सो यहाँ पे आलू लिया है, आंवला लिया, 1 केजी भिंडी लिया, 5/2 केजी आलू लिया। तो ये 5/2 केजी आलू, तो 5/2 और इसका जो मूल्य है वो 38 रुपया पर केजी है। तो 19 पचे 95 रुपया इसका मूल्य हो गया। अब जो है सो आपको टमाटर 3/2 केजी उसने टमाटर खरीदा, तो 3/2 इंटू टमाटर का जो मूल्य है वो 42 रुपया पर केजी है। यहाँ से 2 21 या 63 रुपया यह हो जाएगा। और लास्ट में उसने 3/2 केजी प्याज भी खरीदा, तो 3/2 केजी प्याज, 3/2 और इसका जो मूल्य है 22 रुपया पर केजी। यहाँ से 2 काट देंगे, 11 तिया 33 रुपया इसका मूल्य हो गया। अब हम इस सब को जोड़ लेते हैं। इस सब को जोड़ने के बाद 5 तिया 15, 3 18, 3 21 का 1, बाकी 2, 3 2 5, 4 9, 4 13, 13 9 22, 6 28, 3 31, अर्थात कुल जो उसने खर्चा किया, कुल खर्च जो है वह 311 रुपया का उसने सामान लिया। अब उसने दुकानदार को 400 रुपये का नोट दिया, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो यहाँ आप 311 इसको घटा लीजिए, तो 89 रुपया जो है ऑप्शन नंबर बी, 89 रुपया उसको वापस मिलेगा। यह थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न होता है। आप इसको सावधानी से, जो यह डाटा दिया गया है, इस डाटा को ध्यानपूर्वक आप पढ़ के और इस तरह सावधानी से बनाइएगा। इसमें थोड़ा आपको 1 मिनट ज़्यादा देना है। यदि आप ज़्यादा नहीं देते हैं तो यह सबसे हल्का प्रश्न है, सबसे हल्का प्रश्न है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव है।
तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको इस डाटा को देखना है और कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं, अर्थात उसका जो कमरा है वह कमरा इस प्रकार से जो है, इसको बोल रहा है कि हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर हम लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगी। अर्थात उस इमारत की जो हाइट है यहाँ तक जाने में पूरी 120 कक्षा जो है इस पूरे को हाइट को ढक देगी। तो उस इमारत को ढक देगी। तो जगत की कक्षा की ऊंचाई, अर्थात यह जो एक कक्षा की ऊंचाई है, हाइट है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कुल जो है सो कुल ऊंचाई 828 मीटर है। इसको हम भाग दे देते हैं जितना कक्षा है संख्या से, तो आपको उस मकान की ऊंचाई मिल जाएगी। तो इसको भाग देने के बाद आपका आता है इसमें 6.9 मीटर। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 6.9 मीटर आता है। अर्थात एक जो यह कमरा है इसका जो हाइट है यह 6.9 मीटर का है। तो जगत का जो कमरे की ऊंचाई है, कक्षा की ऊंचाई है, वह 6.9 मीटर हाइट का है, जो कि प्रत्येक को 120 बार ऊपर उसको लगाएगा तो वह 128 मीटर इमारत को आसानी से ढक देगा। अब है अगला प्रश्न, रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की एक लंबी कूद लगाई। तो रीता जो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की लंबी कूद लगाई, अर्थात फर्स्ट कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर उसी कूद से 20 सेंटीमीटर कम लगाई। तो तनु जो है वह 3 मीटर और इससे 20 सेंटीमीटर कम लगाई, अर्थात 3 मीटर 20 सेंटीमीटर वह लगाई और वह दूसरे स्थान पर रही। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। 5 सेंटीमीटर जो है सो कम है। तो रिहाना का जो कूद है वह 3 मीटर तो है, लेकिन इसके कूद से 5 सेंटीमीटर कम है, अर्थात 3 मीटर 15 सेंटीमीटर है और वह तीसरे स्थान पर है। तो अब रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई, अर्थात उसको जो पहला स्थान यह मिला रीता को, यह 3 मीटर 40 सेंटीमीटर पर मिला। तो यह जो रिहाना है इसे कितना और कूदना था, जो कि वह 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को पहुंच जाती। तो यहाँ से आप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप माइनस कर दीजिए। 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 0, अर्थात वह 25 सेंटीमीटर और अधिक वह अधिक कूदती, तो वह जो है सो रीता को पहले स्थान, अर्थात पहला स्थान से वह जो चूकी वह 25 सेंटीमीटर से चूक गई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं आप इसको, हमारे इस सभी डिस्कशन के सवालों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपको किसी भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। हम मैथ के सवाल को आपको इतना आसान तरीका से समझा देंगे, फिर आपको सीटेट में एक भी सवाल छूट नहीं सकता है। अब आइए 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए, एक जो आयत है
यह जो एक आयत है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है सो वह 6 सेंटीमीटर है। चौड़ाई का आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, अर्थात यह जो है 2/2, यह भी 2, यह भी 2, यह वर्ग है। तो यह जो वर्ग कितना लगेगा, तो आयत का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात 8 × 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का जो भुजा है, वर्ग का भुजा है 2 सेंटीमीटर। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे। भुजा स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो निकालेंगे वह हमको निकालना है कि कितने वर्ग लगेंगे। तो बनाने के लिए वर्ग की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल और बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, 4 दूनी 8, अर्थात 12 वर्ग आप यदि लाते हैं तो आपका इस साइज का जो है सो आयत आसानी से बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे इसे सोल्व किया। तो पहले मैंने यहाँ पे इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी आयत का, पहले मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया और फिर आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे दिया। आपको 12 आंसर आ गया वर्ग की संख्या। अब है 1 मीटर का 3/4 बराबर है। 3/4 से मतलब होता है 3/4, इसे हम बोलते हैं 3/4। यहाँ पे है 1 मीटर का 3/4, तो 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपको जो बोला है 3/4 अर्थात 3/4, तो आपको 3/4 आपको बताना है। तो इसके लिए हम इससे 3/4 से इसमें गुना कर देंगे। तो 3/4 आपको यहाँ पे दिखाना है। तो 3/4 × 100, तो 4 से यह 25 बार में अर्थात 75, तो 75 सेंटीमीटर आपका आया। 1 मीटर का 3/4 जो बराबर होता है वह 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो है सो 3/4 अर्थात 75% आपका 75 होगा। अब है अगला सवाल। रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट का समय उसे लगता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है, अर्थात आपसे दूरी पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ आपका उत्तर मीटर में दिया हुआ है तो पहले आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वह जाता है, अर्थात 6 किलोमीटर 6000 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह जाता है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि चूँकि 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में, चूँकि 60 मिनट में रिंकू 6000 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में वह कितना जाएगा, 1 मिनट में वह जाएगा 6000/60। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यह 100 मीटर, अर्थात 1 मिनट में वह 100 मीटर जाएगा। तो 13 मिनट उसे लगता है, तो 13 गुना 100 अर्थात 1300 मीटर, 1300 मीटर वह
जाएगा, अर्थात उसके घर से स्कूल के बीच का जो दूरी है वह 1300 मीटर है। उसके घर से और उसके स्कूल के बीच का जो अंतर है, अर्थात दूरी है, घर से स्कूल की दूरी जो है वह 1300 मीटर है। यह आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आप आसानी से पहले हिसाब को समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पहुंचता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 6 किलोमीटर में 6000 मीटर। यह हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपका जो आंसर दिया था वह मीटर में दिया था। अब 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में रिंकू 6000 मीटर जाती है, तो 1 मिनट में वह 100 मीटर जाएगी, इसलिए 13 मिनट में वह 1300 मीटर जाएगी। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब है 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - t 2 ... n का मान क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ... है, तो ये तो 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, अर्थात यहाँ पे 0 आ रहा है। तो n का मान क्या होगा। तो यह 0 होगा जब n एक सम संख्या हो, अर्थात n यह जब सम संख्या, यदि विषम हो जाता है, यदि यहाँ पे हो जाता है 2 - 2 + 2 - 2 + 2, तो यह तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यह जो है सो सम में होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। जब n एक सम संख्या, n का मान क्या होगा, तो n एक सम संख्या होगा तब यह 0 होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और काफ़ी आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा समझना इसको पड़ता है। अब है अनीस मेले में बेचने नींबू पानी बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास, अर्थात उसके पास जो है एक यह बाल्टी है, एक जो है सो उसके पास छोटा गिलास है और एक जो है सो उसके पास बड़ा गिलास, जिसमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। अब यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचा, तो यहाँ पर जो है आपको इस डाटा को ठीक से पहले लिखना पड़ेगा। तो कुल जो है सो कुल नींबू पानी है 20 लीटर। अब उसके पास 2 गिलास है, बड़े गिलास जो है वह 400 मिलीलीटर का है, 400 मिलीलीटर का है, और छोटा गिलास वह 250 मिलीलीटर का है। अब कह रहा है यदि अनीस मेले में 45 छोटे गिलास, तो 45 छोटे गिलास अर्थात 250 × 45, 250 को यदि आप 45 से गुना कीजिएगा, यह 11 लीटर 250 मिलीलीटर होता है। और बड़ा गिलास जो उसका है 400 ml का, इससे उसने 21 गिलास नींबू पानी बेचा, तो 21 चौके 84, 8.400 मिलीलीटर उसने यह पानी बेचा। अब उसके पास कितना बचा, तो इस दोनों मिला के 4 दूनी 650, 11 8 19 लीटर 650 मिलीलीटर उसने नींबू पानी बेच दिया। कुल नींबू पानी उसके पास था, नींबू पानी बराबर 20 लीटर था, उसने बेचा
उसके द्वारा जो बेचा गया 19.650 ml बेचा गया। अब उसके पास कितना बचा, 0, 10 में से 5 गया 5, या 9, 6, 3, 9, यह 9, 0, यह 0, अर्थात 350 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर जो है सो पानी, नींबू पानी उसके पास अब बचा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। अनीस जो है सो मेले में नींबू पानी बेचने के लिए नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी है जिसमें वह 20 लीटर पानी बनाता है, और वह उसके पास 2 गिलास है, एक जो है सो 250 मिलीलीटर का, एक 400 मिलीलीटर का। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास से, यह जो है सो 45 गिलास बेचा, और बड़ा गिलास जो है वह 400 ml बेचा। वह जो है सो बड़ा गिलास से 400 ml पानी बेचा। इससे जो है सो 400 ml पानी बड़ा गिलास 21 गिलास बेचा, और यह 45 गिलास बेचा। यहाँ पे मैंने वही किया। अब इसको जोड़ने के बाद 19.6 मिलीलीटर उसने बेच दिया, तो उसके पास जो है सो 350 मिलीलीटर, अर्थात 20 लीटर में से मैंने बिका हुआ माइनस कर दिया, 350 मिलीलीटर उसके पास पानी बचा। यही आपका आंसर था ऑप्शन सी। अब है 13 नंबर का क्वेश्चन है। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाती है। तो पहले तो वर्तमान आयु, फिर 10 वर्ष बाद आयु। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए, और हम भी आपको ऑप्शन से ही बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन से बनाने में थोड़ा आसान होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसका जो उम्र था, वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसका उम्र 20 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान जो उम्र है इससे 6 वर्ष पूर्व, अर्थात 10 - 6 बराबर 4 वर्ष है, अर्थात उस वर्ष का जो 6 वर्ष पहले उम्र था वह 4 वर्ष उम्र था, और अभी जो 10 वर्ष बाद उसका जो उम्र होगा वह 6 वर्ष पूर्व के उम्र का 5 गुना हो जाएगा। उसका जो 6 वर्ष पूर्व का उम्र है उसका 5 गुना हो जाएगा, अर्थात यह जो है इसका 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 4 × 5 = 20 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे 20 वर्ष उसका हो भी रहा है, तो आपका यही ऑप्शन आपका पहले ऑप्शन ही सेट कर गया, जो कि 10 है। तो आप इसको ऑप्शन की सहारा से बनाएंगे। यदि आपको ऑप्शन की सहारा से नहीं बन पाता है तब फिर आप लेंथी प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन यह सबसे आसान है कि आप ऑप्शन से इसे बना लीजिए। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और यह सवाल आपको 1 नंबर का आपसे पूछेगा पेपर 1 में, और 1 नंबर का आपको पूछेगा पेपर 2 में, अर्थात 2 नंबर इस प्रश्न को आप यदि करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, वो भी आसानी से, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी आपको नहीं दिखेगी। एकदम आसान सवाल है, आप ऑप्शन को इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तु की गणना करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चे मन में करते हैं। संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं का अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो समाज की बात यह सभी जो बात है, यह समाज की बात जो करते हैं वो वाइगोत्स्की महोदय करते हैं।
वाइगोत्स्की महोदय करते हैं। और जीन पियाजे महोदय का कहना है कि बच्चे जो है सो अपने चिंतन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा सीखते हैं और वह समाज में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी कि संख्या जो है वह तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चे मन में करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां पर छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है, सूत्रों और कार्य विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ा रहे हैं, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कि छात्र गणित को अपने अनुभवों, जीवन के अनुभव, अर्थात आपने यदि चीनी खरीदने गया और आपको 1 केजी चीनी लेना है और वह 20 रुपया प्रति केजी देता है, तो यहाँ भी तो आपको गणित है, यहाँ भी आपको गणित लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी जीवन से जुड़ी हुई घटना है। आपने कोई भी सामान खरीदने शॉप पे गया तो वहाँ पे आपको जो गणित आएगी तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और बच्चे जो है, तो बच्चे जब यह सभी क्रिया करते हैं तो वह अनुभव करते हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों को, तो इससे वह ज़्यादा सीख पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। अब है आज का सेशन का सभी प्रश्न मैंने आपको डिस्कस करा दिया और उसके सभी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यह सेशन आपको कैसा लगता है लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस डिस्कस को देख सके। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है और जिद है आपको शिक्षक बनने की, तो आज से और अभी से लग जाइए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम होनी है वो सीटेट दिसंबर 2022 में होना है। और यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आज का जो भी प्रश्न था वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। पिछली बार जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कशन इस सेशन में आपको करवा रहे हैं। इसमें मैथ, CDP, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हम करवा रहे हैं धीरे धीरे, और फिर आपको लैंग्वेज का भी हम PDF अवेलेबल करवा देंगे और उसका भी हम डिस्कशन करा देंगे। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर। वहाँ पे हमारी सभी जो है सो पेपर 1 और पेपर 2 की डिस्कस प्रीवियस ईयर का ऐड धीरे धीरे हो रहा है। तो यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी सवाल हो
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।